Bharat is a union of states. Bharat is a sovereign, socialist, secular, democratic republic with a parliamentary form of government. This republic is governed by Constitution of India. Constitution of India adopt किया गया था on 26 November 1949, लेकिन it came into force on 26 January 1950. Constituent Assembly, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जिम्मा दिया गया था, उन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए थे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का संविधान, उसे वर्ल्ड का सबसे लेंदी और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, बट कुछ प्रोविजंस को रिपील किया गया और कुछ नए प्रोविजंस ऐड भी किए गए। तो उसके बाद हमारे पास करंटली 461 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। तो अब हमें जब पता चल गया है कि वी हैव द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द रीजन कि व्हाई वी हैव द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, उन्होंने बहुत सारे एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, उनसे एक्सपीरियंस गैदर किया, ताकि जो लूप होल्स एंड डिफेक्ट्स हैं जो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, उन्हें ख़त्म कर दिया जा सके। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि हमने फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, एंड DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयर्स से लिए हैं, और एमरजेंसी प्रोविजंस हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मन रीच से लिए हैं, एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने UK के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब ऐसा नहीं है कि हमने ये जो प्रोविजंस है एज इट इज़ वहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी कर दिया। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये जो है ये इंडिया के नीड्स के हिसाब से शेप किए गए हैं, हमारी सोसाइटी के हिसाब से इन्हें ढाला गया है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोर फुल ऑफ वर्ड्स है देन अदर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम उसमें जुडिशियल डिसीजंस को भी इंटरप्रेट करके एम्बॉडी करते हैं, ताकि अनसर्टेनिटी मिनिमाइज हो जाए और लिटिगेशन भी मिनिमाइज हो जाए, जो कि एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में। एक रीज़न ये रीज़न है जो कंट्रीब्यूट करते हैं इन द बल्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो दूसरा रीज़न है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन डिटेल। देखिए, जैसे अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उन्होंने सिर्फ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस ले डाउन कर दिए हैं, लेकिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डिटेल प्रोविजंस दिए हैं अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। वो इसलिए किया गया है क्योंकि जिस कंडीशन में हमारी कंट्री बनी थी, हमारा संविधान बना था, उस टाइम पे ना कॉन्स्टिट्यूशन को परवर्ट किया जा सकता था, काफ़ी आसान था। परवर्ट आप समझ सकते हैं कि चेंज द ऑर्डर इन अ बैड वे, लाइक उसका इम्प्रॉपर यूज़ करना काफ़ी आसान था उस टाइम पे। अगर हम अंबेडकर जी के एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करें तो उन्होंने बोला था, इट इज़ परफेक्टली पॉसिबल to pervert the constitution without changing the form of administration। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने डिटेल्ड प्रोविजंस डाले अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जो इन्फेंट डेमोक्रेसी थी उसे जियोप्रेडाइज ना किया जा सके, इसीलिए डिटेल प्रोविजन डाले गए अबाउट इलेक्शन कमीशन, सिविल सर्विसेज, जुडिशरी एट्सेट्रा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं, they are more than the aggregate of provisions in American, Australian and Canadian constitution। तो ये yet another reason है for the bulk of constitution। So the next reason for the bulk of Indian constitution is the peculiarity of problems to be solved। देखिए, हमारा जो भारत है वो काफ़ी वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी और डाइवर्स कंट्री है। तो with this vastness and diversity comes peculiar problems, बहुत ही अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स, डाइवर्सिफाइड प्रॉब्लम्स। इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना पड़ता है, इनके सॉल्यूशंस देने पड़ते हैं। तो इनके सॉल्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द वास्टनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, it talks about scheduled castes and scheduled tribes and other backward classes। जो पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, it talks about emergency provisions। and जो पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, it is relating to languages।
अब अगर इंडिया इतना बड़ा और डाइवर्स होता नहीं तो ये सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन जब ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो हमें इनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द वास्टनेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेंदी होने का हम जो एक और रीज़न बोल सकते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिट्स इन्वॉल्व। अब देखिए अमेरिका में जो है, अमेरिका इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो लोग उसे फेडरल गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं, लेकिन जो स्टेट्स है उसके उनके पास ऑटोनॉमी होती है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ड्राफ्ट कर पाए, उनके पास वो अथॉरिटी होती है, दे हैव द पावर टू डू इट। लेकिन इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनियन के लिए तो है ही, लेकिन जो यूनिट्स उस यूनियन के अंदर आती हैं उनके लिए भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन ही अप्लाई होता है। जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए है, पूरे इंडिया के लिए, वही कॉन्स्टिट्यूशन मणिपुर के लिए भी है। वहाँ पे कुछ अलग रूल्स रेगुलेशन वो अपने खुद के नहीं बना सकता, इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा वहाँ पे भी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो है जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट। एक्चुअली क्या उसे एक स्पेशल स्टेटस अकॉर्ड किया गया था पहले, तो वहाँ पे इंडिया के जो लॉज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उतना प्रॉपरली अप्लाई नहीं होता था, और अगर इन सब मैटर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होती थी तो उसमें प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट का से होता था बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी रिसेंटली 370 को रिपील कर दिया गया है, लेकिन 370 प्रोविज़न एडेड था, और उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोविजंस हमने ऐड किए हैं टू मीट द रीजनल डिमांड्स, जैसे कि ऑफ मणिपुर, नागालैंड, असम एंड बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसको यूनियन का स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है। तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस बने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इन सब प्रोविजंस को ऐड करने की वजह से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी लेंदी हो जाता है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीज़न फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग सो लेंदी इज दैट इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन रिजिड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी सीक टू इम्पार्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर। हम फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ज़्यादा लीन करते हैं रादर देन रिजिडिटी। अमेंडमेंट्स काफ़ी ईजी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि अगर हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई भी चीज़ रेटिफाई करवानी है तो 50% ऑफ वोट इन फेवर ऑफ इट वुड सफाइस। और अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी चीज़ को अमेंड करना है, until unless it does not violate the basic structure doctrine, तब हम 2/3 majority, which is also known as special majority of present and voting people, हमें वो required होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिनके लिए सिंपल मेजॉरिटी भी काम करती है, which is 50% of people in favor of that thing which is proposed। तो ये सब चीज़ों के लिए ना, अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे मिस इंटरप्रेट ना कर लिया जाए, मिसयूज ना कर लिया जाए, उसके लिए ना डिटेल्ड प्रोविजंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी डिटेल्ड प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि कंट्रीब्यूट करता है इन द बल्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। हमें अभी तक ये तो पता था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड, बट हमें ये नहीं पता था कि वाई। तो आई होप आपको आज पता चल गया हो, एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, डू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।